उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर्स के अंदर 3 कलर्स के बॉल्स होते हैं और एक फ्लो करने के लिए हमारा एक पाइप रहता है। तो उसमें यूजुअली जो लंग का जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो मेजर करने के लिए करते हैं। यूजुअली ये जब कोई सर्जरी करने के टाइम पे तो ऐसे करके उसको बोलते हैं कि उसमें फूंक मारने के लिए, फूंक मार के उसमें 3 लेवल्स होते हैं, 3 बॉल्स होते हैं, तो हर एक बॉल को ऊपर आना पड़ता है। अगर पूरा एकदम ऊपर आ गया तो मतलब उसके लंग्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। बट अगर 1 या 2 बॉल के ऊपर आया, तीसरा वाला नहीं आया, तो इसका मतलब उसके लंग्स में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और तुम्हारा ये लास्ट वाला है होल बॉडी प्लाइमेथोग्राफ, ठीक है। इसमें भी मतलब एक चेम्बर के अंदर पेशेंट को रखा जाता है, फिर उसको बोलते हैं टू एक्सपायर एंड डीप इंस्पायर, और फिर एक कंप्यूटर होगा, उसमें डायरेक्ट उसका ये पूरा पता चल जाएगा कितना उसका ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो इंडिकेशंस क्या क्या है, कब कब हमको ये यूज़ करना है, जब ऐसे इवैल्यूएशन फॉर एनी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट, किसी पेशेंट में क्या क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स है, वो सब पता करने के लिए स्पाइरोमीटर यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन फॉर एनी इफेक्ट ऑफ सर्टेन डिजीज़ ऑन पल्मोनरी कंडीशन, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन, मतलब बॉडी में कहीं और अगर इन्फेक्शन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है लंग्स के ऊपर, उसके लिए भी ये स्पाइरोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, जैसे हमारा कोविड का टाइम जब था तो उसके लिए हम लोग ऐसे जो इंसेंटिव वाला जो ये था, क्योंकि वो बहुत इजीली मिल जाता है एंड इसके लिए कोई इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बैटरी या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो बस एक नॉर्मल एक ये रहता है, उसके अंदर ऐसे ये करेंगे, इंस्पायर करेंगे, फिर एक्सपायर करेंगे, तो वो खुद से दिखाने लगता है। तो उससे हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत है कि नहीं लंग्स के रिलेटेड, ठीक है। फिर सर्जिकल पेशेंट्स प्री ऑपरेटिव, अगर कोई पेशेंट जिसको मतलब सर्जरी करना हो बट उसका जो लंग है वो दिक्कत है, जैसे उसमें COPD का पेशेंट है, उसको लंग्स में ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकता है, तो जब उसको एनेस्थीसिया देंगे तो उसके लिए अलग से वेंटिलेशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका लंग ठीक से ब्रीद आउट ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा। तो उसको भी ये करने के लिए मतलब रूल आउट करने के लिए हम लोग ये स्पाइरोमीटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सीवियरिटी, किसी कोई अगर उसको ब्रोंकियल अस्थमा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है, वो उसका जो लेवल है वो कैसा है, इज़ इट वेरी पुअर और इज़ इट मैनेजेबल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये सब इंडिकेशंस, दीज आर द मॉनिटरिंग इंडिकेशंस, मतलब पेशेंट को हमने ये कर लिया, मतलब पेशेंट भर्ती हो गया, अब मॉनिटर जब करेंगे तब इन सब चीज़ों के लिए हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे COPD का पेशेंट है, उसमें हमने देख लिया सबसे पहले जब वो भर्ती हुआ तब हमने देख लिया कि उसका लंग का ये कैसा है। फिर उसके बाद हम उसको ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी दे रहे हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, साल्ब्यूटामॉल, साल्मेटेरॉल, ठीक है, टर्बियूटालिन, ये सब हम लोगों को सेकेंड ईयर में पता चलेगा फार्माकोलॉजी में। तो वो सब हम जब देंगे तब उसको ये करने के लिए मतलब वो जो ड्रग है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है लंग के ऊपर, उसके लिए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो फिर डिस्क्राइबिंग द कोर्स प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ दैट इज़ अफेक्टिंग द लंग फंक्शन सच एज ILD मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। फिर मॉनिटरिंग द पल्मोनरी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क जॉब्स, हाई रिस्क जॉब्स जैसे किसी कोल में काम कर रहा है, कोल माइनिंग कर रहा है, एस्बेस्टोस माइनिंग कर रहा है, सिलिका माइनिंग में, या फिर कोई फार्मर है उनके लिए। और डेटा सैम्पलिंग, एपिडेमियोलॉजिकल कोई मतलब एंडेमिक कोई जगह है वहाँ पर डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये करते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब
क्या क्या चीज़ें हैं जब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हेमोडायनेमिकली इंस्टेबल मतलब उसका ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ या फिर उसका जो ग्लासगो कोमा स्केल मतलब जो CNS है वो अगर ठीक से ये नहीं कर रहा है तब हम ये नहीं कर सकते उस पेशेंट में, ठीक है। फिर कोई रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब ब्लड वेसल्स विच गो थ्रू आवर हार्ट, ठीक है, विच हेल्प द हार्ट टू बीट, ठीक है। अगर वो वहाँ पर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया उस ब्लड वेसल्स में तब वो मसल काम करना बंद कर देगा। उस केस में भी हम स्पाइरोमीटर यूज़ नहीं कर सकते, स्पाइरोमीटर। फिर किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया मतलब हवा जमा हो गया इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कोई अगर ब्लड क्लॉट डीप वेन्स यूजुअली हमारे लोअर लिम्स में होते हैं, वहाँ से लॉन्च होके अगर पल्मोनरी आर्टरी में अगर आके फंस गए तब ये दिक्कत आ सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो उस केस में भी हम स्पाइरोमीटर यूज़ नहीं करेंगे। फिर हेमोप्टाइसिस हम सबको बताया, इट इज़ द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड इन स्प्यूटम, ठीक है। तो स्प्यूटम में जब ब्लड होगा तब भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर एन्यूरिज्म क्या है, हम सबको पता है कि सर ने पढ़ाया है, जो आर्टरी होता है उसके लेयर्स होते हैं, ठीक है, लूमेन होता है। अगर वो लूमेन में थोड़ा बहुत ये हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, उसका इलास्टिसिटी अगर कम हो गया तो वो बैलून फॉर्मेशन हो जाएगा। कहीं एक जगह पे अगर ठीक से ये कमज़ोर हो गया तो वहाँ से जब ब्लड पास होगा तो वो ऐसे एक स्वेलिंग आ जाएगा या फिर बैलून फॉर्मेशन हो जाएगा, तब ये एन्यूरिज्म हो सकता है। उस टाइम हम नहीं कर सकते, ठीक है। इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन मतलब स्कल के अंदर अगर कोई हाइपरटेंशन हो गया मतलब वी ऑल नो कि ब्रेन को एक फ्लूइड कवर करके रखता है सो दैट जो ब्रेन है वो स्कल में टकरा ना जाए, ठीक है। तो उस फ्लूइड को कहते हैं CSF फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो गया ब्रेन में तो वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर करने लगता है, तो उसको कहते हैं इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, मतलब पेशेंट नॉर्मल है बट हम तब भी उसको नहीं कर सकते। लाइक हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब अगर 180 एंड बिलो 120 अगर इसका BP का रेंज इतना हो रहा है तब हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी सस्पेक्ट ऑफ ट्रांसमिसिबल रेस्पिरेटरी डिजीज़, तब लाइक अगर एक नॉर्मल एक पॉपुलेशन है, सबके लिए तो अलग अलग ये नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। तो एक से अगर करना है तो अगर किसी को वो इन्फेक्शन हो गया, अगर वो उसके अंदर फूंक मार रहा है तो वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे, वो बैक्टीरिया उधर चले जाएंगे। फिर दूसरा कोई अगर नॉर्मल को ये पेशेंट अगर उसको ये करता है, फिर इन्हेलेशन करता है, एक्सलेशन करता है, तब उसको वो डिजीज़ हो सकता है। तो उस केस में हम ये करेंगे, स्पाइरोमीटर नहीं करेंगे। फेशियल पेन, एनी काइंड ऑफ फेशियल पेन, एक मुंह में कोई अगर दिक्कत हो, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा या फिर नर्व का कॉम्प्रेशन अगर हो गया तो, ठीक है। फिर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स विद डिमेंशिया। अब चिल्ड्रंस बच्चे होते हैं, उनको कितना भी बोलेंगे वो समझेंगे नहीं, वोंट बी एबल टू डू द प्रोसेस ठीक से, ठीक है। एंड डिमेंशिया मतलब पेशेंट हु कैन फॉरगेट एवरीथिंग, तो उसको अगर बोलेंगे कुछ दोबारा वो भूल जाएगा, वो ठीक से कर नहीं पाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू मेजर, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम इज़ व्हेन नॉर्मली जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, नॉर्मल हमारा जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली उसका रेंज होता है 350 से 500। अब ये ml क्यों करके क्यों लिखा है, क्योंकि जब
वो जो स्पाइरोमीटर, जो प्रिमिटिव स्पाइरोमीटर जो हमारे इधर है अभी तुम लोगों को दिखाया जाएगा, जब वो इंट्रोड्यूस किए थे तब उसमें पानी डाल के उसका वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट ये किया था, मेजर किया था, जिसकी वजह से ml करके हम उसको ये करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जब हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं नॉर्मली, फिर एंड रेस्पिरेटरी पोजीशन से जब छोड़ते हैं, वहाँ से जब हम मैक्सिमम इंस्पायर करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसका रेंज है तुम्हारा 2000 से 3200 ml। ठीक है। फिर ये तुम्हारा एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर रहे हैं, फिर एंड एक्सपिरेटरी रेट्स पोजीशन से जब हम एक्सपायर करते हैं, करते हुए जब बहुत ये करके हम मैक्सिमल एक्सपायर करते हैं तब उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। फिर तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम, अब ये जो लंग है, लंग्स में जो एयर है वो कभी तुम पूरा फुल्ली उसको ये नहीं कर पाओगे, डिफ्लेट नहीं कर पाओगे, पूरा उसका एयर बाहर नहीं निकल पाओगे, तो हमेशा थोड़ा बहुत एयर लंग्स में रह ही जाता है, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 1200 ml। ठीक है। अब ये है कैपेसिटीज़, मतलब हमारा जो कैपेसिटी है ब्रीद आउट ब्रीद इन करने का, उसको मेजर करना होता है। ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है मैक्सिमल इंस्पायरेशन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल एक्सपीरेशन। ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब 350 से 500 ml हो गया, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब 2000 से 3200 का, उसको जब प्लस करेंगे जितना उसका ये आता है, किसी एक इंडिविजुअल का जितना आता है उसको जब हम प्लस करेंगे तब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आएगा। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन दोनों करते हैं जब। ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाइटल कैपेसिटी को टाइडल वॉल्यूम प्लस मैक्सिमम इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन, उसको प्लस करके ये वाइटल कैपेसिटी हम निकालेंगे। मेल्स में तुम्हारा 4800 ml होगा, फीमेल्स में 3200 ml होता है। ये तुम्हारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वाइटल कैपेसिटी का, वहाँ से फिर जो रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है उस वो प्लस जब मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन का जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम हमको सबको पता है कि 1200 ml होता है, 1200 ml का होता है, जो कि हमेशा हमारे लंग्स में रहता है। ठीक है। उसके बाद जब हम फुल एक्सपायरेशन करेंगे, डीप एक्सपायरेशन करेंगे, उसका वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू वो दोनों प्लस करके फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकालेंगे। फिर आ गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब 1200 ml और वाइटल कैपेसिटी मतलब डीप इंस्पिरेशन डीप एक्सपिरेशन दोनों मिला के जो बनता है। ठीक है। उसका नॉर्मल रेंज होता है 6000 ml का। ठीक है। अब इस ग्राफ से ये तुमको सब अच्छे से पता चलेगा। ये वाला जो ग्राफ्स है वो तुम्हारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होता है, उसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है। फिर हम जब डीप इंस्पायर करेंगे तब ये तो हमारा हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डीप एक्सपायर जब करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो बाकी रह जाता है जितना एयर वो हमारा हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज़ 1200 ml। ठीक है। और ये पूरा जो है ये हमारा पूरा टोटल लंग कैपेसिटी है। जो वाइटल कैपेसिटी है
मतलब अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ टोटल इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेट का प्लस करके फिर ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसका जो प्लस कर देंगे तब हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा डायनामिक लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज। अब जैसे टोटल फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है उसको हम जब 1 सेकेंड के रूल में अब जब ये करेंगे, जब 1 सेकेंड में कितना हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तब उसको कहेंगे FEV1, मतलब 1 सेकेंड में कितना हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, उसका डिवाइडेड बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, उसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, फिर हमारा हो गया मिनट वेंटिलेशन, मतलब 1 मिनट में कितनी बार कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं। इसको कैसे ही करेंगे, जैसे वाइटल कैपेसिटी हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी हो गया, जैसे इंस्पायर एंड एक्सपायर करेंगे उसको रेस्पिरेटरी रेट से इनटू करेंगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम ब्रीदिंग, मैक्सिमम जब हम ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करेंगे उसको हम पर मिनट के हिसाब से हम ये करेंगे। तो दीज आर द वैल्यूज विच यू विल गेट। नाउ हम सबको पता है ऑब्स्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव तब होता है जब हमारा जो ब्रोंकियल्स है, जब हमारा एयरवे है वो अगर ब्लॉक हो गया तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहेंगे। और रेस्ट्रिक्टिव कब कहेंगे, जब एनाटोमिकली जब कोई डिफॉर्मिटी हो गया तो लंग्स में, लाइक पिजियन शेप चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट, काइफोसिस। ठीक है, उन सब केसेस में जो लंग का एनाटोमिकल ये है कैपेसिटी है वो जब कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल रहेगा, बट रेस्ट्रिक्टिव में टोटल लंग कैपेसिटी कम रहेगा, बिकॉज लंग उन सब केसेस में नॉर्मल है 6 लीटर्स का है, मतलब 600 ml का है, बट इन रेस्ट्रिक्टिव में उनका लंग का डायमीटर कम हो सकता है, उनका लंग का जो सरफेस है, चेस्ट का सरफेस है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से पहले से ही उधर जो कैपेसिटी है उसका कम हो सकता है। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज एलिवेटेड, रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज्ड। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो एयर हमारे में ऑलवेज मौजूद रहता है, द रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अगर लंग्स नॉर्मल हुआ तब रेसिडुअल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, और लंग अगर उसका छोटा हुआ, अगर डिफॉर्म हुआ तब रेसिडुअल कैपेसिटी उसका कम होगा। नेचुरली वाइटल कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंटली डिक्रीज्ड, उसमें हमेशा डिक्रीज रहेगा। वाइटल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है वो कभी कभी कम हो सकता है बिकॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बट उसमें हमेशा ही एयर रहेगा क्योंकि वो हमेशा ही इसका लंग ऑलरेडी खराब है। जैसे मैंने बोला अभी, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1, मतलब 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम हम एक्सपायर कर रहे हैं, उसका रेशियो हो गया तुम्हारा 80% से अगर कम हुआ तो। ठीक है, और रेस्ट्रिक्टिव में FEV1 इज़ नॉर्मल। ठीक है, अब इसका जो रेशियो है ये डिक्रीज हो सकता है। अब इसका रेशियो क्या हो सकता है, 0.7 इज़ द रेशियो। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो इसका मतलब उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, अगर ज़्यादा हुआ 0.7 से ज़्यादा हुआ तो उनमें रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सिंपल ट्रेडिशनल स्पायरोमेट्री, जो हम अभी उधर जाके देखेंगे। उसके लिए ये जो स्पायरोमेट्री है वो वहाँ उसमें एक बेल होगा, एक कवरिंग होगा, उस कवरिंग में एक जार होगा, उस जार में हम 3/4 उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो वाला बेल जो है उसमें सबमर्ज कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये को एक लीवर होगा, लीवर में एक पॉइंटर होगा, उस पॉइंटर से हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे वो डिनोट होगा, कितना हम ब्रीद इन कर रहे हैं, कितना हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो सब उस पॉइंटर में दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम सब्जेक्ट को बोलेंगे नॉर्मली बैठने के लिए, फिर
नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करने के लिए बोलेंगे, तो वो जो बेल है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको ये करेंगे, ठीक है। City, how do we calculate? Okay, so first, what are the parts? Okay, this is the inverted drum. Okay, this is one cylinder is there, the inner one. Okay, you can see if you want. This is the inner cylinder. This is the outer. Okay, so this container contains capacity of 9 liters. Okay, and this is the this is what? This is the pointer, and this is the capacity. Okay, we can measure the capacity here. Okay, and this is the corrugated tube, and this is the mouthpiece. Okay, and this is the string which is attached with a weight. Okay, the weight can be measured. Okay, the height of the cylinder can be increased or decreased. Okay, so first. So as we can only measure the vital capacity here, so what is the first component vital capacity? Tidal volume. So how do we calculate tidal volume, and what is the normal tidal volume? How do we calculate? Okay. So it is in quiet respiration. Okay. So from which part you will, if you are inhaling, from which part you will inhale? Mouth you will inhale, but what are the parts of the tidal volume? Do you know the parts? Huh? There, in the graph. Between end expiratory line and. Yes. So what is end expiratory point? Inspiration, expiration. What is end expiratory point? Where the normal expiration starts. Yes, normal quiet respiration is finished, okay, or over. Okay, this is the end expiratory point, and inspiratory point. The point is finished, nobody is. Yes, inspiration where it is over. Okay, so who want to be the subject? So take one dry cotton, clean it. So কি করতে হবে? বলছি। So how will you measure the tidal volume? So as I told, first of all you have to normal. If you are inhaling, normally you have to exhale. Okay. First of all you have to exhale. Okay. First of all you exhale. Okay. Normally, then we'll take a not deep breath, quiet inspiration. Okay. Normally how we are taking. Now put it into your. How will you put it? Okay. How will you hold it? So how will you hold it? Okay, this mouthpiece you have to fix with your teeth. Okay, then with your lips you have to close it. Okay, it has to be air sealed, and then you have to, if you are inhaling, then after and inspiratory point you have to inhale slowly. Okay, and if you are inhaling or exhaling, then from end inspiratory point you start. So which one you want? You want the inspiratory or expiratory? Inspiratory. So from end expiratory point you start. So first hold it with your teeth. Hold it with your teeth. You shift this. Yes. Hold it and close it with your mouth, with your lips. Okay. So first of all you wait. First of all you exhale. If you are taking inspiratory, na. First of all you exhale normally, and then close it with your teeth and close it with your lips. Okay. Then inhale. Normally, not deep. It should be normal, na? It should be normal. So during inspiratory, we are just reversing the. Okay, we are just reversing the pointer. Okay, on the dial. Why we are reversing? We'll see the change. Okay. You have inhale or exhale. First exhale and then inhale normally. So now try. So you take the expiratory.
You do the expiratory. Same process. Same process means how will you take the breath? First take the inspiration and then exhale. Hmm. So now what is the change? It is around how much? 2000, na? So it is not a tidal volume. Okay, so he has given some effort. Okay, so first take normal inspiration and then normal exhale. Okay, don't give any force. Okay. It should be a bit more or less. Okay, so it is coming around 1000. Okay, it should be around 500 ml. Okay, so this is the tidal volume. Okay, so what is the next? Inspiratory reservoir volume. So how do we calculate inspiratory reservoir volume? Forcefully from And inspiratory. end inspiratory point. So which is the end inspiratory point? Normally when you're taking the breath, okay, the point where the inspiration ends, okay, the at quiet breath, okay. So after normal inspiration, okay, then take a deep breath. So this is the maximum, na? So the pointer started from 4000 and then it went to around 2000. So what is the difference? So what is the normal inspiratory reserve volume? Okay. So understood, na? So again, what is the next component? Expiratory reserve volume. So how do we calculate? And expiratory point. After that, so we will take a normal breath, okay, then we'll exhale normally, okay. So this is how, when you are stopping the breath after normal expiration, this is the end expiratory point, okay. From there we'll take a deep expiration, okay. This is the expiratory reserve volume. Understood? So try. So the pointer, okay, when there is during inspiration, the pointer goes in opposite direction, okay, because there is force which is taking the cylinder inward, okay. But during expiration, due to air, when you will be pushing it, it will be going upwards, and the pointer will be going in the positive direction. Okay, that is why we are changing the direction of the dial. Okay, our main motive is to see the readings, okay, which are coming. Okay, so as this is an inspiration, okay, so this will be in this direction. Okay, fine. So what? How will you do? First, what will you do? A normal expire, Then yes, deep expiration. Okay. You saw the cylinder is coming up, na? Why it is coming up? Due to pressure of there, na? It is pushing the drum above. So what is the reading? It is around 2000, around 2500. Okay. So first, again, do it once more. Let me see again. Do it once again. Normal first exhale and then exhale. Funny. You are blowing in and just expiring. So your tidal volume is also counting. You have to first exhale, okay? When it will be stopping at certain point, then you have to attach it to the mouth and then blow. Understood? That is why the reading is coming more, okay? First try. How will you proceed? And then first do it once without touching the mouthpiece. Then yes, do it. Again, you're doing the same thing. First exhale. Let me see how you're exhaling. Then yes. So now, what is the range? It came around 1000. Okay, nearly 1000. So what is the normal?
So during inspiratory, it is twice the expiratory. Na? We have seen in our clinical classes, we have shown you. So it is double. Okay, it came around 2000 in that inspiratory is a volume, and in expiratory it came around 1000. Okay, understood? So what is the difference between the vitallograph and the spirometer? So in a vitallograph, there is a disc. Okay, and in spirometer there is a kymograph. Okay, where there is a graphical representation. Okay, the advantage over vitallograph on the kymograph on the spirometer, what is the advantage? So here we can only measure the vital capacity, but in there we can measure the time vital capacity also. Okay, so only the static can be examined in vitallograph, but in case of dynamical, the spirometer is used. Okay, so in basic like what is static lung volumes, it is rotated around 60 mm per second, and in case of dynamic, it is rotated around 1200 mm per second. Okay, this is the difference. Okay, and since Sir has already explained you, can you give some difference between the obstructive and the restrictive disease? What will you find in the lung function text? Can you say? Mm-hmm. There is an obstruction in the airways. Airways. So in obstructive, what happens? There is obstruction in the airways, na? In the lower airways. Okay. So the FE1, that is forced expiratory volume, it will be taken, I think. Okay, it will be taken, or it is taken. It has taken, na? This class, peak expiratory flow. This class have you had? Yes. With the handheld spirometer, this has been taken. So there we give a fast expiratory or forced expiratory blow. Na? We have calculated that. Okay, so that is for dynamic. Okay, and for static, in case of restrictive, what is the changes? Yes, what is the changes? Vital capacity, total lung capacity. Because why? There is a restriction in the area of the lungs. It can be originated from four sides. Okay, one can be anatomical. Okay, deformity of the rib cage. Okay, you know the deformities of the rib cage. Okay, then second can be from the in the rib cage, it can be scoliosis, kyphoscoliosis, and from neuromuscular junction also it can be. Okay, like Guillain-Barré syndrome. Okay, then myasthenia gravis. Okay, then it can be obstruction or not obstruction, restriction from the pleural cavity. Okay, like pleural effusion. Okay, and it can be originated from the parenchyma. Okay, like fibrosis. Okay, asbestosis, silicosis. Okay, these are the restrictions. Okay, and in obstructive, mainly there is narrowing or any mucus accumulation or inflammation, due to which there is reduced obstruction in the outflow of the air. Okay, that is why the FEV1 is reduced. Okay, it should be less than 80%. Okay, and more diagnostic, it is FEV1 by what is that? FEV1 by that is FVC, forced vital capacity. That ratio, it is more diagnostic. Okay, and what is that? Total lung volume will be reduced. How much? 6,000 times. ml. No, there is a diagnostic criteria. It should be less than 70%. Okay, total lungs capacity should reduce less than 70%. So in obstruction, you can find here. Okay, with the hand handle. Okay, but in case of restrictive, how will you find? Total lung capacity is reduced. How will you find? One is whole body. The seismograph one is there, na? Sir told you, na, in that what are the different types of spirometers. Okay, only in that cases, only in that instrument we can measure. Okay, here we kept the patient in a glass chamber. Okay, and then we take out his pulmonary function test. Okay, there only we can measure about his total lung capacity. It's not possible to measure in spirometer. Okay, normal spirometer, it is not possible. Okay, understood, na? Any confusion? So in the expiratory reservoir, first we have to inhale
forcefully, then you have to exhale normally. Expiratory reserve volume. No. It is calculated from where? It is calculated from end expiratory point. And which is the end expiratory point? Normally when you are breathing in and exhaling, that point when you are stopping, there is end expiratory point. From there we take a deep expiration. Deep expiration, okay? Maximum expiration, maximal expiration, okay? That is the difference. Any more further question? Residual volume. What is residual volume? The volume of air which is remained in the airs, okay, in the lower cavities of the lungs after forceful expiration. Still there is also some volume of air, okay. Anything? 70%. Yes. So what is the normal total lung volume? It is around 6,000 ml. So it should be less than 70%. Then only you can say it is restrictive. Okay, this is diagnostic. Anything? Okay. You can go to the electronic. Okay.